स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर वैद्युत रसायन। क्या होगा इस चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, आपको पता है इंपोर्टेंट टॉपिक उसी टाइप के क्वेश्चन में सब करा दिया। यहाँ पे क्या है, मोस्टली ज्यादा मोस्टली देखो क्या है, पहले ये था रूल्स नीट का कि जो इंपोर्टेंट हार्ड तो पेपर आता था पहले, लेकिन क्या था, जो इंपोर्टेंट टॉपिक थे ना वहीं से क्वेश्चन पेपर बनता, तो दिक्कत कम आती। अब क्या है, अब छोटे बड़े सभी तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, लेकिन हाईलाइट पॉइंट आज भी हैं। जो हाईलाइट पहले थे वो हाईलाइट आज भी है, लेकिन थोड़ा चेंज हुआ है कि कभी कभी छोटे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, बस ये चेंज है पहले पेपर में आपके पेपर में। पहले पेपर ऐसा था कि जो मोस्टली टॉपिक थे उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते थे, बस 10% इधर उधर से पूछे जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये हो गया, जो मोस्टली टॉपिक है उनसे 60% पूछे जाते हैं, 40% इधर उधर करता है पेपर को। तो मेरे कंपेयर में तो पहले हार्ड तो लगता, लेकिन थॉट्स के अकॉर्डिंग अगर देखो तो इजी था। लेकिन कुछ नहीं, तो 60% भी होगा तो सी बात है, टॉपिक जो इंपोर्टेंट है उनको मैं डबल स्टार करके बताऊंगा। और वैसे तो आपको पता है कि जनरली अब जो पेपर पूछा जाता है वो इंटरबेस भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंटरबेस ही होता है लमसम ज्यादा। तो क्या है, स्टार्ट करें, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा, जो हाईलाइट पॉइंट है उन पर डबल स्टार करूंगा मैं। और मुझे बताने इंपोर्टेंट है, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, एक चीज और बोलिए, मैं यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन तो हर क्वेश्चन की नहीं कर सकता, मतलब सब क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बता कर इस टाइप का क्वेश्चन में करा सकता हूँ अपने तरीके से, समझ में आ जाएगा पक्का। लेकिन अगर मैं लेंथी लेंथी क्वेश्चन कराऊंगा, लेंथी लेंथी, तो जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो छूट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन अपने तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पूरे बोर्ड में लिख के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर। यहाँ पे समझना, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने बोला 60 से 70% जो हाईलाइट पॉइंट है उन पे मैं बताऊंगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। और सिंपल आपको पता है, बाकी तो क्या है, बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछता है आज की डेट में, वो तो आप कर ही लेंगे, सी सी बात है। जब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी भी ठीक ठाक होगी। तो इंटरबेस से पूछता है, समझ आ गया। तो इंटरबेस भी साथ साथ लेके चलना आपको, क्योंकि इंटरबेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के डेट में ज्यादातर। अब यहाँ पे देखो, पहला है हमारे, समझेंगे हम यहाँ पे देखो, फेराइडे के नियम। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, फेराइडे के नियम से। फेराडे के नियम, फेराडे के नियम। अब आपको पता है फेराडे के कितने नियम होते हैं, फेराडे के दो नियम होते हैं, राइट। एक एक को करके मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना है इसको। फेराडे का जो प्रथम नियम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं डबल स्टार बनाऊंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी तो नॉर्मल ही है, ठीक है। और नॉर्मल क्या है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट का मीन से होता है, पहले आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक करने हैं जिससे बेटर परफॉर्मेंस करने आप, बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फेराडे का फर्स्ट रूल्स क्या होता है, फर्स्ट रूल आपको पता है क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है जेड क्यू, ठीक है, जेड क्यू। और आपको पता है क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, आई टी होता है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे आप तो क्या होगा, एम इज इक्वल टू जेड आई टी, ये हो गया, राइट। मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यू का यूज इसलिए किया है क्योंकि आवेश के लिए आप क्या करते हैं, स्मॉल क्यू का यूज करते हैं, कहीं कहीं पे कैपिटल क्यू दे रखा है, आप कंफ्यूज होंगे बिना फालतू में, ठीक है। ये हो गया। अब समझो कि क्या है, क्या है और इसका रीजन क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या ली, एक सेल ली, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। सेल ली, ये टोटल मैंने क्या है, टोटल बढ़ा हुआ है। मैंने बोला कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता मैं क्या होगा, मेरे सब टोटल ओवरऑल कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसे बताऊंगा कैसे करना है, राइट। अगर कहीं कंफ्यूज होता है तो सीधी सी बात है, सब वीडियो क्या है मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, आप देख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि 12th में मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया, डाउट आता है देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर की छड़ है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिंक की छड़ है, जेड एन की, तो यहाँ पे आपको पता है जिंक सल्फेट का विलयन होगा, लबड़ विलयन है ना दोनों। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना आपको, रीजन क्या है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कैथोड पॉजिटिव होता है और यहाँ पे ये जिंक निगेटिव होता है, एनोड कहते हैं, क्लियर है ना। आप क्या करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस से प्लस की ओर मूव होते हैं, धारा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर मूव होती है,
समझ रहे? यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये हो गया। जैसे ही धारा फ्लो होगी तो ये क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। क्या होगा, आयंस में Cu+2 आयंस अलग हो जाएगा और यहाँ पे SO4-2 आयन अलग हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, Zn जिंक आयन अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन क्या होगा, अलग हो जाएगा। यहाँ तो पॉइंट क्लियर है। अब देखो क्या होता है, आपको पता है 12th में भी मैंने एक कॉन्सेप्ट को सिखाया आपको। क्या होगा, ये Cu+ आयन इस पे जाएगा, क्या करेगा, इस पे जाएगा, इस पे क्या करेगा, जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये इस पे जाकर, क्योंकि आपको पता है इस पे क्या आ रहा है, देखो कंटिन्यू कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब एक बात बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्योंकि आपको पता है इस पे चार्ज क्या है, +2 का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जिस पर 1 का होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये उदासीन हो गया। क्या हो गया, देखो उदासीन। आपको ये भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था। यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन -2 हो गया, +2 इससे कैंसिल हो गया और ये उदासीन होकर उदासीन हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में आता होगा, ठीक है, उदासीन हो गया। अब ये होता क्या है, देखो इस पे जाके इलेक्ट्रॉन लेके और उदासीन होकर इस पे जम जाता है। इस तरह से क्या जम जाती है, इस पे एक लेयर जम जाती है, लेयर जम गई ना, इस तरह से लेयर जम जाती है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछता है। बात समझ आ गई? इसे बोलता है मुक्त द्रव्यमान। क्या बोलता है इसको, इस पे जमी लेयर है ना, इसको बोलता है मुक्त द्रव्यमान। मुक्त द्रव्यमान, द्रव्यमान। बात समझ आ रही है, मुक्त द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो ये फॉर्मूला m क्या है, m है यहाँ पर जितना द्रव्यमान जमा है, मुक्त हुआ है, उदासीन होकर इस पर लगा है, उसकी बात चल रही है, मुक्त द्रव्यमान। यहाँ पे z आपको पता है, ठीक है, ये तो फिक्स होता है इसका, क्योंकि आपको पता है नेतांक है या स्थिरांक है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पे I क्या है, I है यहाँ पे कितने एम्पियर की धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, T है कितने समय तक प्रवाहित हो रही है। अब मैं बता दो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, एक टाइप ये है इसका, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लिया कि उसने दे दिया कि यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने की, 100 एम्पियर की हो रही है। कितने एम्पियर की हो रही है, 100 एम्पियर की हो रही है। और उसने बोला कि यहाँ पे जो टाइम है कितने टाइम तक प्रवाहित हो रही है, उसने बोला कि 5 मिनट तक हो रही है। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक हो रही है। तो उसने बोला कि बताइए कि यहाँ पे कॉपर कितना मुक्त होगा, कॉपर का कितना द्रव्यमान यहाँ पे मुक्त होगा। इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये हो गया, इस टाइप का पूछ लिया। ये नेक्स्ट उसने घुमा दिया थोड़ा, आपको उल्टा पूछ लिया। उसने पूछ लिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने बोला कि आई, उसने बोल दिया कि कितनी, 50 एम्पियर की। उसने बोला कि कॉपर का जो द्रव्यमान यहाँ पे मुक्त हुआ है, जो भी होगा, अपने तो कॉपर किया है तो कॉपर की बात चल रही है, जो भी होगा, कॉपर है, जिंक है, कुछ भी है, सीधी बात है, यहाँ पे कॉपर किया है हमने तो कॉपर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसने पूछा कि मुक्त हुआ द्रव्यमान है कितना, 120। तो उसने इस बार ये पूछ लिया कि बताइए कितने टाइम में होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, याद रखना, अच्छे से समझना इसको, कॉन्सेप्ट को, राइट। अब देखो इसका क्या दूसरा रूल होता है। फर्स्ट रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड रूल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट रूल से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हाईलाइट करते रहना, इसमें 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, राइट। पहला टॉपिक इसे नोट करना आप। सेकंड टॉपिक इसका जो सेकंड रूल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम समझ लेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो 2 बैटरियों को श्रेणी क्रम में लगा दिया। किसमें लगा दिया, 2 बैटरियों को श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब आपको पता है जब श्रेणी क्रम में लगी है तो प्रवाहित होने वाली धारा सेम ही होगी। सोचो, यहाँ पे मार्कर है और मार्कर ने इसको एक मान लो वायर है, जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करूंगा इतना ही तो इधर जाएगा, जितने टाइम यहाँ तक फ्लो करता रहूंगा यहाँ से, इतने टाइम टाइम यहाँ तक जाता रहेगा। बात समझ आ रही है ना, जितना चार्ज इस साइड से फ्लो करूंगा निकलेगा भी इतना ही चार्ज इस साइड से, जितना टाइम इस साइड से फ्लो करूंगा इतने टाइम इससे निकलेगा। यहाँ पे देखो ये इसने बोला है कि 2 बैटरियां श्रेणी क्रम में लगी हैं, टाइम में लगी है, श्रेणी क्रम में लगी है, उसमें समान समय में। अब तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अरे समान समय रहेगा, जितनी टाइम यहाँ से होता रहेगा इतने टाइम इसमें भी जाता रहेगा, और जितनी धारा यहाँ पे जाएगी इतनी धारा यहाँ पे होगी। धारा मीन्स आवेश होगा, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला कि दोनों में प्रवाहित होने वाली आवेश की जो मात्रा है वो समान होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने 10 कूलाम किया है यहाँ पे, और उसने बोला समय भी दोनों में समान होना चाहिए, समान समय तक प्रवाहित होनी चाहिए। हमने माना 5 सेकंड तक हो रही है, ठीक है। तो उसने बोला है अब जैसे यहाँ पे मुक्त हुआ था द्रव्यमान, उसने बोला है इन बैटरियों के जो
कैथोड या एनोड पर जो भी द्रव्यमान मुक्त होगा वो अपने तुल्यांकी भारों की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। राइट, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होगा, तो इसने सेकंड रूल क्या दिया था। अब यहां पे मानो कि हम दोनों की बात नहीं कर रहे, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। माना कि क्या एम द्रव्यमान क्या हुआ, मुक्त हुआ। क्या हुआ, एम द्रव्यमान मुक्त हुआ किसी भी कैथोड पर। तो उसने ये बोला है कि ये जो मुक्त हुआ द्रव्यमान है तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होगा। राइट, ये इसका क्या है, जनरली कॉन्सेप्ट है जो इसने रूल्स में बोला। अब इनके लिए लगाते हैं, माना कि इस पर कितना द्रव्यमान मुक्त हुआ, m1, और इसका तुल्यांकी भार कितना है, E1। इस पे कितना मुक्त हुआ, m2। इस पे कितना, इसका कितना है, E2। तो फिर उसने रूल दे दिया, समझ आ गया ना। उसने ये बोला था कि क्या होता है, अगर दो बैटरी क्या है, श्रेणी क्रम में लगी हैं और उसमें समान समय तक समान धारा या समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसमें मुक्त हुआ जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया, ये रूल था। सीसी बात हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, कौन सा है, m1 अपॉन m2 बराबर क्या होता है, E1 अपॉन E2। राइट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जनरली सी क्वेश्चन बनते हैं, आप करके देख लेना। राइट, तो ये दोनों रूल समझ आ गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ज्यादा करना, आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इससे। ठीक है, नोट करो। अब यहां तक समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पे जो इस बार मैं समझाने वाला हूँ इस टॉपिक में सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, चांसेस क्या होते हैं, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन पिछली बार आ गया था यहां से क्वेश्चन, नीट में पिछली बार आ गया था। यहां तक टॉपिक समझ आ गए। अब देखो, अब जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो क्या है, आपको पता है टॉपिक तो आपको सभी करके जाने, लेकिन हाईलाइट पॉइंट में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी नीट में से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था। यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले ये आपने एंटर किया है, अच्छे से आते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा प्रतिरोध। आप सब जानते हैं क्या होता है प्रतिरोध, आप सब जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है, इसमें कोई डाउट और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है चालकत्व, चालकत्व। ठीक है, आप जानते हैं चालकत्व क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, चालकत्व होता है यहाँ पे प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है। वैसे क्या होता है, फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको, चालकता बोलते हैं, चालकता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे चालकत्व बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चालकत्व बोल रहे। ये चालकत्व होता है, क्या होता है, चालकत्व। इसको किससे दिखाता है वो, जी से। ठीक है, और जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। थर्ड फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते, पिछले साल पे आया था, लास्ट ईयर मैं बताऊंगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ये हो गया, फिर आता है हमारा, फिर आती है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं उसको, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, देखो आपका मैं निकाल के बताता हूँ, ई अपॉन जे। क्या होता है, ई अपॉन जे, आपको पता है ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एल, और जे बराबर होता है आई अपॉन ए। आप यहाँ पे लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये कहाँ पे पहुंचा, ऊपर पहुंचा ना, तो बी के साथ ए आ गया और आई के साथ एल आ गया। राइट, ये हो गया। देखो अब आपको पता है, आपको वो याद है ना, बी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है बी अपॉन आई। यहाँ पे समझना, देखो बी अपॉन आई होता है, यहाँ पे क्या है, ये है ना बी अपॉन आई, तो किसके इक्वल आ जाएगा बी अपॉन आई, आर के। तो ये हो गया हमारा आर ए अपॉन आई। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो समझ लो ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ए बी, ये जो होते हैं आपको मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ पे होता है जो कैथोड होता है ना, कैथोड जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है? तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात चल रही है, और प्रतिरोध जो होता है उसमें प्रतिरोध जो लगता है, फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है ना बिलियन में, तो प्रतिरोध जो लगता है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक तो पढ़ा है ना, तो उसी की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जब हम किसकी बात करते हैं, किसी चालक तार की बात करते हैं, राइट, तो क्या होता है आपको पता है, वहां पे क्षेत्रफल किसका लेते हैं, चालक तार का, और यहाँ पे लेंथ किसकी लेते हैं, दोनों सिरों के बीच जिनके बीच विभवांतर होता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है
कि जब लवण विलयन में क्या होता है, आवेश का फ्लो होता है, ठीक है, तो उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे जो लेंगे हम प्रतिरोध भी उसी का लेंगे, राइट, और यहाँ पे क्षेत्रफल जो लेंगे, जो भी कैथोड है उसकी प्लेट है उसका क्षेत्रफल, और एल क्या है, उनके बीच की दूरी। ये हो गया। देखो यहाँ पे अब इसको फॉर्मूले को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये जो हमारा क्या है, ए अपॉन एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताने की कोशिश बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर नीट में, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये, राइट, मैं इसको इस साइड भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और ये क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया। दोनों साइड को घुमा दूं तो क्या होगा, ऊपर आर आ जाएगा, नीचे रो हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। इसको बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, सेल स्थिरांक। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा था उसने पिछले लास्ट ईयर नीट में, पूछा था सेल स्थिरांक की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी थी उसने, सेल स्थिरांक, ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सीधी बात है। तो मैंने बोला ना, इन फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आता है बड़ा ही इजी आता है। क्या करना, बस आपको इनसे मीन्स पता होने चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन करके चले जाना। आपने इंटरव्यू भी कराए थे मैंने सब क्वेश्चन, सिंपल हो जाएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इन टॉपिकों से नहीं आता, ये सिंपल वाले टॉपिक। दोनों समझ आ गए, समझ आ गए, नीट में पूछा था लास्ट ईयर। ये हो गया। अब हमारी विशिष्ट चालकता होगी ना, अब आएगी हमारे विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, अब आएगी विशिष्ट चालकता। 4 पॉइंट कैसे देख रहे हैं हम, विशिष्ट चालकता, क्या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता नहीं, इसको बोलते हैं हम विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व, राइट, या इसको बोलते हैं हम चालकता, चालकता, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपको पता है इसको किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। आपको पता है ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है ना। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्या करो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे निकाल सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे तो क्या होगा, आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन में आ जाएगी, आर है ना, देखो ऐसे करके पुट कर दो, आर आ गया अपना ऊपर, और ये एल नीचे आ गया। आपको पता 1 ऊपर वाले के पास मानना पड़ेगा ना, इनमें तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो 1 यहाँ पे मानोगे तो ये चौथे में पहुंचेगा, फर्स्ट में पहुंचेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका दिखेगा आपको। देखो क्या, एल अपॉन आर ए। देखो यहां से एक चीज और दिख रही है आपको, ये किसके बराबर है, सेल स्थिरांक। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, क्या, 1 अपॉन आर इंटू सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, ये हो गया। क्या होगा, समझ आ गया। यहां से बड़े सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या करना है, यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस आएगा, ध्यान रखना। फॉर्मूला बेस का मीन्स कुछ नहीं होगा, वैल्यू दे रखी होगी, आपसे वैल्यू पूछेगा, जैसे आप 12th में सिंपल वाले क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो फैराडे का प्रथम नियम है उससे इंटरफेयर वो कर सकता है, वहां पे अच्छे वाले क्वेश्चन भी करके जाना, राइट, इनसे सिंपल आएगा, यहाँ पे कोई भी डाउट और दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे हम तुल्यांकी चालकता। क्या करेंगे, देखो देखने वाले क्या, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तुल्यांकी चालकता है। यहाँ पे तुल्यांकी चालकता के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको याद रहेगा, एन बना लिया करो यहाँ पे, एन का मीन्स होता है नॉर्मलता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, के इंटू थाउजेंड, के इंटू थाउजेंड अपॉन एन, एन जानते हैं आप, नॉर्मलता होती है। यहाँ पे ये क्या है, तुल्यांकी चालकता, क्या है, तुल्यांकी चालकता, राइट। फिर उसके बाद कौन सा कर रहे हैं, 4 कर लिया ना, 5 कर रहे हैं। फिर हमारा 6 आएगा, मोलर चालकता। क्या, मोलर चालकता, मोलर चालकता। देखो मोलर चालकता में कोई डिफरेंट नहीं होता, बस यहाँ पे क्या आ जाता है, मोलरता आ जाएगी। यहाँ पे क्या था, 1000 इंटू एन, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन जितने भी फॉर्मूले हैं सबसे बड़ा ही सिंपल टाइप का नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता है नीट के पेपर में 50% जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो बायोलॉजी के तो मैं मानता हूँ 60%, 60% क्या होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। तो इजी वाले जो पोर्शन होते हैं, तो इजी वाले पोर्शन यहाँ से पूछे जाते हैं,
ठीक है, इतने फॉर्मूले, कुछ नहीं करना, आपको पता है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये और ये कोरिलेट मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि उसने के नहीं दिया, कुछ यहाँ पे ही दे रखा है, रो दे रखा है, ये दे रखा है, ऐसे इस तरह से इंटरफेस, मतलब इन कॉन्सेप्ट को इन कॉन्सेप्ट से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात क्लियर है ना? इन कॉन्सेप्ट्स को उनके साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, मोलर चार्ल्स का दे दी, ये दे दी, लेकिन ज्यादातर मोस्टली चांस रहता है कि वो के का मान नहीं देता, के का मान नहीं देता, तो यहां से देता है वैल्यू को, क्योंकि उसे तो आपका टाइम खराब करना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो के का मान नहीं देगा, आपको इन वैल्यू को देगा जिससे आप के निकाले और टाइम लगे आपको, सीधी सी बात है। और फिर आप यहाँ पे पुट करें और वैल्यू डिफाइन करें। लेकिन क्या है, समझ जाना आप, तो सीधी बात मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू देता है वो, उसमें पूछता है तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट वेस्ट ज्यादा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है बस, लेकिन आता सिंपल ही है, राइट? इनको नोट करो। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, यहाँ पे पूछे जाते हैं कॉलराउस के नियम पे। किस पर? कॉलराउस के। ध्यान रखना, यहां से कॉलराउस का नियम, यहां पे देखो कॉलराउस का नियम तो आपको पता ही है क्या होता है। किसी भी बिलियन की, लबड़ बिलियन, क्योंकि लबड़ बिलियन यूज करते हैं, किसी भी लबड़ बिलियन की जो कुल चालकता होती है वो धनायनों की चालकता और ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉल राउस का नियम। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो रूल्स होता है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से कॉल हाउस के नियम से। देखो कॉल हाउस का नियम आपको पता है क्या होता है, किसी भी लबड़ बिलियन की जो चालकता होती है, कुल चालकता, वो धनायनों की चालकता और ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होती है। कॉल राउस का नियम, यहाँ पे समझो, ये कॉल राउस का नियम नीट के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और जेई के लिए भी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे मान लो एक टॉप का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या है, टॉप का कॉन्सेप्ट है, जेई के लिए भी नीट के लिए, कॉल राउस का नियम और नट्स समीकरण, दोनों से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों को क्या करना है, दोनों हाईलाइट है और आपको दोनों को करना है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कॉल हाउस के नियम पे क्वेश्चन आते हैं और नट समीकरण पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा है इसके बाद फेराडे का प्रथम नियम। ये तीन हाईलाइट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर के, बाकी सिंपल सिंपल है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, इनसे चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब कॉल हाउस का नियम क्या होता है आपको पता है कि किसी भी लबड़ बिलियन की जो कुल चालकता होती है वो धनायनों की चालकता ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होती है, ये तो आपको पता है, सीधी बात है। अब जैसे मानो यहाँ पे क्या होगा, तनुता क्या बोलता है, वो अनंत बोलता है। अनंत मतलब बिल्कुल ही तनु कर दो, तनु का मीन्स जानते हो, बिलियन बिल्कुल एकदम पतला होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पतला बिलियन कर दो, ठीक है, क्योंकि अनंत तनुता तो हम नहीं कर सकते, अनंत का तो मीन्स ही होता है पता नहीं कितनी, तो हम क्या ऐसे काम कैसे कर सकते कि हमें भी नहीं पता कि कितना करना है। तो अनंत मीन्स आप तो बस ये समझ लेना, बिल्कुल पतला बिलियन लेना आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास बिलियन है, लबड़ बिलियन NaCl का, किसका, NaCl का। आपको पता है जब इसमें आप क्या करोगे, करंट को फ्लो करोगे तो इसके आयंस बनेंगे Na और Cl आयन बनेंगे ना। तो कॉलराउस ने यही बोला था कि इस बिलियन की जो कुल चालकता होगी वो धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होगी। माना इसकी चालकता कितनी है, हमने माना इसकी Na प्लस की चालकता ये, ठीक है, चालकता को शो करता है ये, और क्या है इसकी ऋणायन की चालकता ये, ठीक है ना। तो किस पे, अनंत अनुता पे, तो अनंत अनुता अनंत लगा दो लोग, ठीक है। तो इस लबड़ बिलियन के अंदर धनायन ये है और ऋणायन ये है, धनायन की चालकता ये है, ऋणायन की चालकता ये है, तो इस पूरे बिलियन की जो चालकता होगी वो इनके योग के बराबर होगी, ठीक है, ये बोला था कॉलराउस ने। अब कुल चालकता क्या होगी, धनायन की चालकता, ठीक है, और प्लस ऋणायन की चालकता। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बोला था कॉलराउस ने, कॉलराउस ने यही बोला था, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे डबल होता तो आपको डबल नहीं लगाना पड़ता, ये सोचो,
यहाँ पे डबल का मीन्स ये भी समझ लो, वरना सोचोगे कि क्या डबल। CaCl2, क्या है यहाँ पे, CaCl2। ठीक है, एक आपको बता रहे हूँ कि चेंज कैसे करते हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस ये कैसे टूटेगा, Cu+2 2Cl माइनस। अब समझो यहाँ पे, इसके लिए तो वही आएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना जो चीज समझाना चाह रही हूँ, ये आ गया। यहाँ पे ये जो आया, ये जो निकाला है हमने किसके लिए निकाला है, एक Cl के लिए, लेकिन Cl यहाँ पे कितने हैं, दो, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई। ये चीज सिखाने की कोशिश की है, आपको शायद समझ आ गई थी। तो इसकी अगर चालकता निकालें तो क्या आएगी, ये तो चीज बात है सिंगल वालों की, क्योंकि डबल वाले कभी मैं कराऊँ कभी कंफ्यूज हो जाओ क्या ये कैसे हुआ भाई। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्या होगी, हम इसको ना ऐसे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे पूरे को लिख देते हैं कंप्लीट को NaCl। तो इसका मीन्स हो गया पूरे NaCl की चालकता, इसका मीन्स हो गया ये Na की चालकता, ये Cl की चालकता। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, CaCl2, इसका मतलब पूरे CaCl2 पूरे विलयन की चालकता। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे Ca तो हमारे पास एक ही है, लेकिन Cl2, शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा उसके, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, और सिंपल मेथड से, एकदम सिंपल मेथड के साथ। पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, देखो अब देखो इसका एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला है हमारा NaCl, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, NaCl और HCl और NaAC, राइट। इनकी उसमें चालकताएं दे रखी हैं, मैं सिंपल सा करा रहा हूं आपको, आप समझने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मान लिया उसने दे दी तो 40, मैं तो एग्जांपल के बेस पे ऐसे करा रहा हूँ, एग्जांपल ये मैंने अपनी साइड से लिया, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी में है, वैल्यू चेंज है वहां पे। मैं एग्जांपल इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कर लेंगे, वैल्यू तो आप कोई भी रख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया, इसका माना मैंने 50 माना, और इसका माना मैंने 30, राइट। यहाँ पे उसने पूछा HAC की चालकता बताइए, ये क्या है, ये चालकता है, ये चालकता है ना, इसकी चालकता बतानी है। अब देखो यहाँ पे मैं इसे साइड लिख देता हूं, करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल दोगे आप, जैसे आयन में तोड़ते हैं ना, आयन में तोड़ते हैं HAC, जैसे आयन में तोड़ते हैं उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें H और AC रहने देना है, क्या रहने देना है, H और AC। HAC का मीन्स इसको इसको और इसको रहने देना है। ध्यान रखना क्या करेंगे हम, जिसको रहने देना होगा उन्हें जोड़ देंगे, और जिसको अब इन दोनों को रहने देना है इनको जोड़ देंगे, और जो बचेगा उसको घटा देंगे। ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो यहाँ पे आपको लेना है उन दोनों को जोड़ देना, और जो बच जाए उसको घटा देना। सिंपल है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे लेना है, जैसे मान लो हमें H और AC लेना है, तो H तो है इसमें और AC है इसमें, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इसमें हमारा कुछ नहीं है तो इसे हम इससे घटा देंगे। देखो आयन में नहीं तोड़ते, हम डायरेक्टली कर देंगे, कैसे, देखो यहाँ पे बहुत इजी तरीका है। यहाँ पे क्या कर दो, आप इन दोनों को जोड़ दो, इन्हें क्या करो हम NaAC प्लस HCl जोड़ दो, और NaCl को क्या कर दो, घटा दो। ध्यान रखना जैसा इन्हें करोगे वैसे इन्हें करोगे, जैसे इनको करोगे ऐसे ही इनकी वैल्यू के साथ करोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। बात समझ में आ रही है ना, जैसा इनके साथ करोगे वैसा ही इन वैल्यू के साथ करोगे। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू को भी जोड़ रहे हैं, इसको इन दोनों में से घटा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को भी इन दोनों में से घटाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, ये हो गया। अब देखो सिंपल तरीका, ये देखो Na भी काय का हो गया, माइनस का Cl भी काय का हो गया, माइनस का Na माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो ये Na प्लस का कैंसल, यहाँ पे देखो Cl क्या है माइनस का, यहाँ पे Cl प्लस का कैंसल, आयन में तोड़ने की जरूरत ही नहीं। ये तरीका अच्छा है ना, डायरेक्टली काट दो, या बुक्स में तोड़ो फिर जोड़ो फिर क्या क्या करो, बस ऐसे करके करना है आपको, डायरेक्ट काट दो। यहाँ पे क्या बचा, देखो H बचा, और यहाँ पे क्या बचा, AC क्या, और यहाँ पे क्या बचा, आपको बताइए कितना हो गया, 80 हो गया। 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस वाले कॉन्सेप्ट से करना बिल्कुल सिंपल है। आप
डायरेक्ट आयन वायन मत तोड़ना, टाइम लगता है फालतू में, ऐसे करके करो और जोड़ दो, जैसा इनके साथ करो वैसा इनकी वैल्यू के साथ करो। इसलिए कराया ये जो हाईलाइट पॉइंट है एकदम ध्यान रखना है, इसको अच्छे से करके, इसकी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने आपको। समझ आ गया ना, ये तो समझ आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट करो। अब एक हमारा कौन सा है, नट समीकरण, वो भी बहुत हाईलाइट पॉइंट है, उस पर भी बताऊंगा। अब देखो यहां तक समझ आ गया, आगे देखो अब करने वाले हैं हम क्या, नट समीकरण। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है सबसे पहले कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड का डिसीजन करना होता है। ध्यान रखना कैथोड का एनोड का डिसीजन अच्छे से करना है। मालूम है क्यों? ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें क्या होगा, अगर किसी सेल का हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, तो हमें आपको पता है ये है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, और ये है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, ये आपको पता है, जो इक्वेशन चल रही है, जो प्रोसेसिंग वहां पे चल रही है, जो क्रिया चल रही है, उसमें दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे क्या है, ये उत्पादक एंड अभिकारक। बात समझ में आ गई? उत्पादक अभिकारक अगर समझ में ना आए तो एक स्कीम और भी है मेरे पास, कि आप इसकी जगह लिख सकते हो यहाँ पे एनोड, जो जिसका आपने एनोड बनाया है, जिसका आपने क्या बनाया है, एनोड, उसकी सांद्रता लिख सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और यहाँ पे जिसका आपने कैथोड बनाया है उसकी सांद्रता यहाँ पे लिख सकते हो, तो और अच्छा रहेगा। कैथोड बनाया, क्योंकि कॉपर इसलिए लिखते हैं, कॉपर का कैथोड ही बनता है हमेशा, कैथोड। देखो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या है, ये तो आपको पता है क्या है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये सेल का सिंपल विभव, और ये क्या है, जो रिएक्शन चलेगी उसमें दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पे क्या है, आपको ऊपर लेना है उत्पादक मान लो, या उसको अगर दिक्कत आती है तो एनोड, जिसका एनोड बनाया उसकी सांद्रता, यहाँ पे मोलर सांद्रता लगानी है, जिसका आपने कैथोड बनाया उसकी मोलर सांद्रता नीचे लगानी है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस इक्वेशन को अच्छे से समझना, इस सेल नॉट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कैथोड का विभव होगा, कैथोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, एनोड के विभव में से क्या, कैथोड के विभव में से एनोड का विभव क्या कर देना, आपको लेस कर देना। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोसेस होता है, वो कैथोड एनोड का देता है। लेकिन सबसे मेनली पॉइंट होता है यहाँ पे कैथोड एनोड डिसाइड करना। क्या करना, कैथोड एनोड डिसाइड करना। वैसे तो आपको पता है 5 का हमेशा किस में यूज होता है, 5 का किस में यूज होता है, किस में यूज होता है, कैथोड में। आपको पता है, ये पॉइंट तो क्लियर है ना। अब मैं कैथोड बता रही हूँ 5 का हमेशा, क्योंकि कैथोड एनोड डिसाइड करने में 2 तरीके बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिक्कत आती है, कैथोड एनोड का डिसीजन करने में दिक्कत आती है, या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिसाइड करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आपको पता है, ये तो आपको बताइए, ये तो हमेशा किस में यूज होते हैं, कैथोड में, क्योंकि इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो किस में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सबके। किस में होते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या जाते हैं, इनके कैथोड में हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो है सिंपल वाली बात। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अगर 2 दे रखे हैं, वहां पे डिसाइड करना बताता हूं मैं आपको। जो ज्यादा निगेटिव होगा, जो निगेटिव की तरफ भागेगा, ध्यान रखना बस, यहाँ पे देखो सिंपल स्टेप है, जो निगेटिव की तरफ भागेगा क्या होगा, एनोड। और कैथोड, देखो एक अलग रूल बताता हूं मैं डिसाइड करने का। ये तो 12th वाले बेस है, इससे भी आप कर सकते हो, सीधी सी बात है। क्या, इनको सबको प्लस में लेना और दूसरों को किस में लेना, माइनस में। आपको पता है ये कैथोड बनता है प्लस वाले का, और माइनस वाले का एनोड बनता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि दोनों क्या हो, प्लस के हो आपके पास, तो क्या करोगे। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए दोनों माइनस के हो, तो क्या करोगे, उन्हें सिखा रही हूं मैं यहाँ पे। एनोड किसका लोगे, जो क्या करेगा, जो ज्यादा क्या करे, जो ज्यादा माइनस की ओर भागे, माइनस की ओर भागे। समझ है यहाँ पे, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं बुक में, मैं अपनी साइड से लिखा दिया, जो ज्यादा माइनस की ओर भागे। आपको पता है एक प्लस दिया है, देखो सबसे पहले समझो, पहला, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड करना थोड़ा क्या होता है, टिपिकल होता है, किसे डिसाइड करें, वहां पे दिक्कत कर देते हो आप, फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। पहला है कि कैथोड और एनोड का डिसीजन करना। तो मैंने बोला अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस वाले को आप किस में ले लेंगे, कैथोड में, माइनस वाले को एनोड में ले लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। आपको पता है ये सब किस में आते हैं, प्लस में आते हैं, इसलिए इनका क्या बनता है, हमेशा कैथोड बनता है। दूसरी बात आती है, अगर दोनों प्लस में आ जाए तो कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों माइनस में आ जाए तो कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, उस चीज को सिखा रही हूं। जो ज्यादा माइनस की ओर भागेगा वो क्या बनाएगा, एनोड,
बस 2 पॉइंट लिख लेना, उससे आप कर लोगे। और कैथोड क्या होगा, कैथोड जो ज्यादा किसकी ओर भागेगा, जो ज्यादा प्लस की ओर भागे, जो ज्यादा प्लस की ओर भागे वो कैथोड, और जो ज्यादा माइनस की ओर भागे वो एनोड। अब देखो, अब इसके एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, अब आप एकदम डिसाइड कर लोगे। यहां पे देखो, माना कि एक का क्या है, एक का एक एक्स है आपके पास, और एक्स का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो -3 है, ठीक है, और वाई का जो इलेक्ट्रोड विभव है -3.5 है। अब बताओ दोनों क्या है, दोनों माइनस की है ना। अब आपको एक कैथोड बनाना है, इसमें एनोड, तो किसका बनाओगे, मैंने लिखा जो ज्यादा माइनस की ओर भागेगा। आप देखो ज्यादा माइनस कौन है, तो इसका क्या बना लोगे आप, एनोड। और इसके क्या बना लोगे, क्योंकि अब पता है आपको, एक का एनोड बन गया तो दूसरे का कैथोड। यहाँ पे दिक्कत आती है, इसलिए ये सिखा रही हूँ मैं, भूल जाते हो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तो लिखा होगा एक प्लस होगा या माइनस हो गया, दोनों माइनस होंगे, तो किसका ज्यादा है किसका कम है, एकदम इस वाली लाइन से एकदम डिसाइड करके आप सॉल्व कर देंगे उसको, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा मानो, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, दोनों माइनस थे। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, दोनों प्लस है। दोनों प्लस का मीन्स, माना हमारे पास W कितना है, W है हमारे पास 1.8, और हमारे पास Z है 2.8, ठीक है, दोनों प्लस है। अब बताओ क्या होगा, कैथोड किसका बनाओगे, हमें पता है जो ज्यादा प्लस की ओर भागेगा। इन दोनों में ज्यादा प्लस की ओर कौन भाग रहा है, ये है ना, तो इसका क्या बना दोगे आप, कैथोड, और इसका क्या बना दोगे आप, एनोड। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी आपको बताया यहाँ पे सिंपल, ज्यादा तो हार्ड सवाल नहीं होता, बस इसमें दिक्कत आती है कैथोड एनोड डिसाइड करने में। कैथोड एनोड डिसाइड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैथोड एनोड आप क्या करेंगे, डिसाइड करके ई सेल निकाल लेंगे, एन निकालेंगे, सीसी बातें क्या निकालेंगे, फिर एन निकालेंगे। एन आपको बताए, एन क्या होता है, एन जब हम इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हैं, तो वहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, सीसी बात है। अगर यहाँ पे दिक्कत आती है ना कोई भी, तो मेरी इंटर वाली वीडियो में मैंने एक पॉइंट को बताया अच्छे से, ठीक है, एक एक पॉइंट को बताया कैसे इसको हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एन कैसे निकालते हैं, सब कैसे निकालते हैं, सब मैंने बताया हुआ है। दिक्कत आती है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुझे लगा कि ये पॉइंटों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एग्जाम में, तो मैंने ये पॉइंट बता दी कैथोड एनोड कैसे डिसाइड करते हैं। एंड डिसाइड करना भी मैंने बताया, बाकी मैंने ये सब डिसाइड करना बताया। मैंने ये टॉपिक क्या है अपनी तरफ से ऐड किए जो इंटर में मैंने नहीं पढ़ाए थे। अगर आपको उत्पाद अभिकारक से दिक्कत आती है तो आप एनोड और कैथोड की मोलरता यहाँ पे लगा के और इजी कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है, आता है, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से आपको करके जाना है। अब देखो यहाँ पे ये समझ आ गया नट समीकरण, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है मैन आपको करने हैं वहां पे। अब आता है गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन विभव में जो कोरिलेशन होता है, अच्छा इक्वेशन है, पूछ लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करना। यहाँ पे 2 पॉइंट और मोस्टली बताने वाला हूँ जिनसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। गिब्स ऊर्जा, अब देखो यहाँ पे समझो, गिब्स ऊर्जा डायरेक्टली इससे भी आएगा तो फॉर्मूला बेस आएगा। यहाँ पे क्या होता है, गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -k(n)F(E), राइट। अब देखो अगर क्या है, ये क्या है, सेल, ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, राइट। अगर यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप, सिंपल कंडीशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, सिंपल कंडीशन लेनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप सेल का विभव ले रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो यहाँ पे मानक गिब्स ऊर्जा लेनी पड़ेगी, -k(n)F(E) सेल नॉट, एंड यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी नॉट, दोनों आप क्या लेंगे, नॉट में लेंगे। बात समझ आ रही है आपको, पता है ये एन, जैसे आपने अभी देखा नट समीकरण में, एन क्या होता है, दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन्हें तो आप अच्छे से पहचानते हैं। ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, ये क्या है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये होती है गिब्स ऊर्जा। कोरिलेशन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा उसने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन इस इक्वेशन से भी आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आप लगा के सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताना, देखो एक तो होती है साम्यावस्था। साम्यावस्था का मीनिंग जानते हो, साम्यावस्था जब होती है उत्पादक की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है, उस टाइम पे बराबर हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था।
साम्यावस्था समझ रहे हो? उत्पादक और अभिकारक क्या हो जाएंगे? जिससे मान लो आपको बताए ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, रिवर्सिबल ऐसा होता है ना, ऐसे करके कोई रिएक्शन ऐसे चलती है, आपको पता है ए से बी बन सकता है, बी से ए बन सकता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जैसे मान लो कि ये कितना है बिलियन में, ये भी 0.1 मोल है, तो ये भी कितना होगा 0.1 मोल, तो इसे बोलेंगे साम्यावस्था। अब देखो दोनों की सांद्रता क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ऐसी कंडीशन जिसमें अभिकारक और उत्पादक की सांद्रता क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, साम्यावस्था। क्या होती है ये, साम्यावस्था, साम्यावस्था, राइट। ये बात तो समझ आ गई। यहां से सिंपल क्वेश्चन पूछता, हार्ड नहीं पूछता। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहां पे एक कंडीशन पूछता है, देखो साम्यावस्था के लिए ध्यान रखना, यहां से कई तरह से क्वेश्चन वो बना देता है, उसे बताता हूं मैं क्या पूछता है। एक होता है साम्यावस्था, नॉर्मली ये भी पूछ सकता है साम्यावस्था। साम्यावस्था के लिए जो कंडीशन होती है वो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और डेल्टा, और ये जो होता है ना हमारा सेल, क्या होता है, ई सेल, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। ध्यान रखना, ये कंडीशन कैसे भी वो पूछ लेता है, ऑप्शन में देता है कि साम्यावस्था के लिए सेल की क्या होता है, ये ऐसा होता है। जैसे एक बार उसने ऐसे ऑप्शन दे दिए, फिर दूसरे चेंज करके दे दिए, दूसरी चेंज करके दे दिए, तो अच्छा है, आपको याद रखना, ठीक है। पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट देखो इसमें से ये क्या होता है, श्वेत श्वेत प्रक्रम के लिए, श्वेत प्रक्रम, श्वेत प्रक्रम का मतलब अगर कोई काम ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है ना, तो क्या होता है, उसे श्वेत प्रक्रम कहते हैं। श्वेत का मतलब हमें करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जब प्रक्रम ऑटोमेटिक होता है तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है माइनस, और डेल्टा, डेल्टा नहीं सॉरी, ई सेल की वैल्यू हो जाती है प्लस। बात समझ आ गई? ये दोनों पॉइंट याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी। बात समझ आ रही है? इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट देखना, ये आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो कोई नया नहीं है, बस गिब्सन ऊर्जा की है, आप एन को भी जानते हैं, एफ को भी जानते हो, ई सेल और ई सेल नॉट को भी जानते हो, यहाँ तो कोई डाउट। अब जैसे मान लो, अब देखो इससे मॉडिफाई करके क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इससे इससे देखो क्या होगा, और अगर निगेटिव आ गई तो श्वेत प्रक्रम नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर सेल क्या आ गई, सेल की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव, मान लिया अश्वेत प्रक्रम होगा, क्या होगा, अश्वेत, अश्वेत प्रक्रम, अश्वेत प्रक्रम में क्या होगा, ई जो होगा हमारा सेल का, वो क्या आ जाएगा, निगेटिव, क्या आ जाएगा, निगेटिव। देखो अब क्या होगा, उसने मान लिया कि नट समीकरण से आपसे पूछना चाह रहा है, वो क्या, नट समीकरण से वो पूछना चाह रहा है कि बताइए ये प्रक्रम श्वेत होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, श्वेत होगा तो नहीं होगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप बताओ। आप क्या करेंगे, ई निकाल के देख लेंगे सेल का, क्या निकाल के देख लेंगे, ई सेल का डिफाइन करेंगे, ई सेल का डिफाइन करेंगे, अगर ई की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, तो आप किस पे ऑप्शन टिक कर देंगे, ये प्रक्रम श्वेत होगा। ई की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो क्या टिक कर देंगे आप, ये प्रक्रम अश्वेत होगा। कभी कभी पूछ लेता है सिंपल में कि बताइए प्रक्रम श्वेत होगा अश्वेत होगा, कुछ इस तरह से ऑप्शन बना देता है, तो समझ आ गया, ये भी टॉपिक अच्छा है, क्योंकि बहुत बार सेल का क्वेश्चन उसने बहुत बार पूछा है कि बताइए प्रक्रम श्वेत होगा कि नहीं होगा, बहुत बार पूछा है, तो ये टॉपिक भी क्या है, बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, पूछ लेता है कि ये सेल श्वेत प्रक्रम है कि नहीं। ये तीनों पॉइंट क्या है, एकदम इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या था, इतने ही टॉपिक हमारे इंपोर्टेंट थे जितने मैंने बताए, 4 से 5 टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है। और कभी कभी हाँ एक पॉइंट और है, उसको और समझना है कि कैथोड पे एनोड पे जो गैसें मुक्त होती हैं, कैथोड पे एनोड पे गैसें मुक्त नहीं होंगी, होती है ना, तो जो गैसें मुक्त होती है, तो सीधी सी बात है उस टॉपिक को भी आपको करना है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि बताइए कि हमारा ये विलयन है NaCl का जलीय विलयन है, जैसे मान लो इस टॉपिक को भी करना है आपको, गैसों वाले, जैसे उसने बोला कि NaCl का क्या है, NaCl का जलीय विलयन है, ठीक है, और क्या है इसमें क्या, CuCl का कॉपर का किसी का भी जलीय विलयन उसने ले लिया और बोल दिया कि यहाँ पे किसी की क्षण पड़ी हुई है, तो बताइए कि कैथोड पर या एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी। बात समझ आ गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जानी, कौन से, कैथोड एनोड पर गैसों की मुक्त, सिंपल लिख दूं, गैसें मुक्त, जो गैस मुक्त, जो गैस मुक्त होती है, उस कॉन्सेप्ट को भी आपको देख लेना,
तो कितने इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे? कॉल हाउस का नियम वेरी मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वहां से। और फैराडे का प्रथम नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। नट समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, और ये श्वेत आश्रित क्रम से भी वो क्वेश्चन पूछता है। और एक टॉपिक यहाँ पे गैसे मुक्त होने वाला है, उनसे भी ज्यादा क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई है चाहे वो नीट है। बात रही बाकी बाकी क्वेश्चनों की, तो बाकी क्वेश्चन नॉर्मल से ऐसी सी बात है, लेकिन इनसे टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो जितने मैंने बताए आपको, उनसे आप अच्छे से क्वेश्चन आपको करने हैं। और दिक्कत अगर कहीं पे भी आती है तो सीधी बात है, मैंने बोला है कि मैंने सब वीडियो एक एक हर पॉइंट टू पॉइंट बता के सब कराइए, वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं सिखाने की आप कंप्लीट कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्या करूंगा, मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ऐसे नहीं करा के मैं शॉर्ट में लॉन्ग लॉन्ग में क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं क्या होगा, 4 से 5 क्वेश्चन करा पाऊंगा या 6-7 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन पूरा चैप्टर के टॉपिक क्लियर नहीं करा सकता कि ये आने वाला ही है, जिस हिसाब से आप तैयारी करनी। शायद आपको समझ आ गया होगा इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है। जहाँ पे दिक्कत आती है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, मैं सब आपको बता बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं।